असल में आपने जिस हॉट टॉपिक को पकड़ा है ना, अगर वो समझ जाए ना बच्चे या लोग या आम फर्द जो ये हर वक्त का रोना है ना, यार मैं ऐ नहीं कर सकता, वो नहीं हो सकता, पैसे नहीं हैं, फलाना नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, बस मतलब हो नहीं सकता। तो अगर जो आपका ये खुदी का टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जो इकबाल ने कई साल पहले कुरान के उसको डिफ़ाइन किया कि तेरे अंदर तो पूरी एक कायनात मौजूद है, और ये वाक़तन ऐसा ही है, ये किताब की हद तक नहीं है सर। इस वक्त हमारे साथ मैडम रुबीना शकील साहिबा, जो कि आबरू फाउंडेशन आबरू स्कूल की चेयरपर्सन और फाउंडर हैं। इनसे हम थोड़ा गुफ्तगू करते हैं। असल ये बात ऐसे नहीं है कि बस आए और स्कूल बना दिया गया और काम शुरू हो गया और सब कुछ चलने लगा। इसके पीछे वो बचपन मौजूद है जो कि बहुत मुश्किलों, बहुत परेशानियों और बहुत मसाइल का सामना करके इसकी बैकग्राउंड है। जैसे ही मैं 21 साल मेरी एज थी, मेरी अभी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई थी, तो अचानक हार्ट अटैक से मेरे वालिद की डेथ हो गई। तो उस वक़्त आपको पता चला कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। और आप 5 बहन भाई और आप सबसे बड़ी, और भाई कितने थे आपके? हम 3 भाई और 3 बहनें। 3। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि उस वक़्त के हालात आपको ये बता रहे थे कि ये जो छोटे बहन भाई हैं ना, ये आपसे बिछड़ने वाले हैं। एक तो बाप बिछड़ गया, ऊपर से आप कहते हैं कि आपके बहन भाई भी बिछड़ गए। तो आज मुझे महसूस होता है कि एक बंदे का खाना खिलाना कितना मुश्किल है। ये खाना खिलाने के पीछे भी एक हिस्ट्री है। लेकिन क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ती थी, तारिक बिन ज़ियाद, मेरे जहन में था कि मुझे कुछ अपनी सारी कश्तियाँ जला के ना इनके लिए जंग लड़नी। मेरे पास सीधा सहारा, मैं आपको सीधी बताऊँ, सिर्फ वो किताबें थी, इकबाल की पोइट्री थी या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी, जो मैं ख्वाबों में, ख़याल में उनके साथ ही रहती थी या सहाबा किराम के साथ ही रहती थी कि उनको कितनी मुश्किलें मिलती थी। लेकिन आमिर साहब, मैंने सिर्फ 3 महीने ज़िंदगी के घर गुजारे एज अ हाउस वाइफ। जो मेरे बहन भाइयों की तरह, जो आज से 7 साल पीछे जाऊं तो मेरे बहन भाई इस तरह से थे कि लावारिस खड़े हुए थे। तो बहुत सोचा कि मेरे बहनों के रिश्ते क्यों आ गए, या लोगों ने हमारी गुर्बत के बावजूद भी रिश्ते क्यों ले लिए। तो पता चला कि वो सिर्फ तालीम थी, और कोई ख़ास खूबी हमारे घर के तो दरवाजे नहीं लगे हुए थे भाई होते हैं। और फिर वही कि इकबाल की पोइट्री के खुद ही को पहचान ले अपनी, तेरे अंदर पूरी कायनात समाई हुई है, सब्र और मुस्तकिल मिजाज। फिर एक लड़का था, उसने अकाउंटेंसी करी, उसको कहीं ना पर प्राइज़ मिल रहा था, तो मैं बैठी हुई थी। तो मुझे कहता है, वह उन लोगों को बताते हैं कि जी मेरी 2 माएँ हैं। तो मैं कहा, बेड़ा तेरे इसके बाप का, रोटी पूरी नहीं होती। तो 1 छोड़ 2 शादियाँ उसने की हुई है। तो उसने फिर बताया कि दूसरी माँ मेरी वो सामने बैठी है। मैंने 22 साल पाकिस्तान से बाहर काम किया है एज ए ट्रबल शूटर, ठीक, और 45 मुल्कों में किया है। मैं 1988 में वापस आया पाकिस्तान, तो रुबीना के साथ मेरी शादी हो गई। 2007 में 1 जनवरी, फिर नहीं, ये 1 मार्च, मुझे कहने लगी शकील थोड़े से पैसे दे दें। मैं क्या, क्यों? कि वो इस दफ़ा पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो तनख्वाहों में कमी पड़ गई है, बच्चे भी बढ़ गए हैं, टीचर्स भी बढ़ गए हैं, तो इसका एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। 2-3 दिन बाद मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं इतने साल बाहर रहा हूँ और मैंने बहुत सारा बाहर देखा है, तो मैंने देखा है कि लोग वहाँ पर अपने कूड़े की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं। बिल्कुल ठीक। हर घर वाला जो है वो अपने घर के अंदर से कूड़ा 2 हिस्सों में बांटता है, एक
रिसाइकलेबल होता है, वहाँ पर पैकेजिंग बहुत ज़्यादा है, पैकेजिंग तो रिसाइकलेबल भी उनके पास बहुत ज़्यादा होता है। मैं कहा यहाँ पर तो कूड़े ने हमें कूड़ा ही कर दिया। अगर हम अपने दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में ये कैंपेन करें कि एक एक थैला लो या अपना रिसाइकलेबल इसमें डालते जाया करो और लोग इस पे राज़ी हो जाएं, तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगी। छोटा सा पम्फलेट लिखा जिसमें ये लिखा कि ये चीज़ें अगर आप संभाल लें और इससे पैदा होने वाले पैसे एक बच्चे को पढ़ा दें तो ये आपका सदका जारिया होता है। 1 अप्रैल 2007 एक फ़ोन आता है जौहर टाउन से कि रुबीना वो जो कह रही थी पूरा वो मैंने इकट्ठा कर लिया, वो मंगवा लो। रुबीना मुझे भेजती है, मैं जाके लाता हूँ, हम अपने घर में उसे खोलते हैं, कबाड़िया बुलाते हैं, 36 रुपये का बेचते हैं। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत डाली कि आज हम 40 से 45 टन लाते हैं, वेदर पे डिपेंड करता है। और तकरीबन ये हमारे टोटल एक्सपेंस जो 60 से 62 लाख है उसका 30% 31% कैरी करता है कूड़े से। सारा कूड़े से 30% 31% इस दफ़ा 31.02 है। बिल्कुल, मैं हर महीने इसको कैलकुलेट करता हूँ। मतलब कोई 21 लाख रुपया आपका सिर्फ कूड़े से ही आ गए। तो एक लोगों को इस बात का एक नयापन यार है, कमाल दा काम है, कूड़ा दे दो हफ्ते 4 बारी ले जाने ने, तो यार का 1000 रुपया बना ही लेंदे होंगे ता ही बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसकी जो फ्रेगमेंट्स हैं इनके रेट्स बढ़ रहे हैं। जैसे लेट से पेट की बात कर लें, पेट सड़कों पर रुलती थी, आज पेट जो है रिसाइकलिंग में जाती है और कमाल की चीज़ें बनती। मतलब हमारे साथ तो 10,000 घर लगे हुए होंगे, टोटल 10,000 घर लाहौर में आपके साथ लगे हुए, जिसे हम एक हफ्ते में कवर करते हैं। हमारे पास 3 शाज़ोर गाड़ी। अच्छा जी, ये क्या टायर भी आते हैं आपके पास? हाँ जी, ये टायर जैसे लोगों के यूज टायर होते हैं ना, और वो अपने घर में ले जाते हैं, नए चेंज करवाते हैं, तो वो हमें दे देते हैं। ये फिर आगे बिक जाते हैं? जी, आगे सेल हो जाते हैं। इसको हम अक्सर डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, पेंट करके। अच्छा। इसमें पौधे वगैरह लगा देते हैं, मिट्टी डाल के। अपने स्कूल में भी कि लोगों अपने स्कूल में लोगों को, हाँ, ये भी ना हमारा ना उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है टोटल पार्कों के साथ। टोटल पार्कों जी, टोटल पार्कों के साथ। तो टोटल पार्कों ने हमें ना अभी अपने 10 स्टेशन दिए कि आप इससे से शुरुआत करें, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरे लाहौर में और पूरे पंजाब में ना हम आपको सारी अपनी पंप देंगे जहाँ से आप वेस्ट उठाएं। मतलब उनके जो 10 पंप्स हैं, उनकी ये जो ऑयल की और बाकी जितनी बोतल हैं, जितना मटेरियल है, वो अब आपके पास हाँ, उनकी जो या ऑयल चेंज होता है वो बोतल, और उसके बाद ये जो है फिल्टर वगैरह, और उनके पास जो वहाँ पे गत्ता वगैरह होता है वो सारा वो हमें देते हैं। ICI के साथ, जो पहले ICI थी अब LCI, उनके साथ हमारा MOU है कि हम जितनी पेट लाते हैं हम उनको फ़रोख्त कर देते हैं और प्रीमियम रेट्स पे करते हैं। इसी तरह गत्ता है वो हम रिसाइकलिंग वालों को दे देते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, कैरी करके लाते हैं, रीसेग्रीगेट करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, और जो रिसाइकलिंग करने वाला जिस फ्रेगमेंट में काम कर रहा होता है वो नहीं देते। इस तरह हम एक फंडिंग इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं और इसको अब 2007 से चला लें, आज 2024 हो गया है, 17 साल तो हो गए। और 17 साल में इसने आबरू को एजुकेशन के साथ साथ एनवायरनमेंट में भी एक अच्छा नाम दिया है। ये हमारी सस्टेनेबिलिटी का ज़ामिन है। जी जी, तो हमने इसको तो प्रमोट करना ही है। बिल्कुल ठीक। मैं ना एक छोटी सी आपको बात बताऊं, मैं चली थी सिर्फ 5वीं जमात तक पढ़ाने और कुरान पाक पढ़ाने। मैं चली यहाँ से थी। जब 5वीं जमात कर ली, ठीक है, मैं उन्हें बताना चाह रही थी कि माँ बाप की इज्जत करनी है, अल्लाह से प्यार करना। मेरा इससे आगे कोई मैट्रिक और कोई यतीम खाना बनाना, कर्जा देना, कुछ मेरे फोकस में था। ये मेरी ज़रूरत बनती चली गई। 5वीं के बाद बच्चे मेरे साथ इतने मुंसलिक हो गए थे कि अब हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा चलो यार 8वीं तक ले जाती। 8वीं के बाद पता चला अब तो मोहब्बत और स्ट्रांग हो चुकी है इनके साथ, इनकी बेहतरी के लिए। फिर हमने कहा चलें 10वीं।
अब जब 10वीं तक पहुंचे तो पता चला 10वीं करने के बाद ये फिर सड़क पे खड़े होते हैं, कहीं दाखिले नहीं लेते फीसों की वजह से, क्योंकि अगर ये FSC कर लेते हैं तो फिर ये किसी डिसिप्लिन के अंदर चले जाते हैं। हम वहाँ चले गए। इस दौरान जो हमारे साथ वाक़यात हुए कि हमारा बच्चा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बेहोश हो रहा है, बीमार हो रहा है, हमें खाना खिलाना पड़ा, फूड प्रोग्राम करना पड़ा। हमें मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ी क्योंकि हमारे बच्चे का कोई पुरसाने हाल नहीं है। माँ बाप दवाई 100 रुपये भी खर्च करने के लिए राज़ी नहीं है, जो उनके हालात हैं। हमें डेयरी फार्म बनाना पड़ा क्योंकि हमें खालिस दूध पूरे पंजाब में नहीं मिला। पता चला ये लड़कियां फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इनको रोज़ी चाहिए, इनके माँ बाप रिसेप्शनिस्ट नहीं बनने देते, इनके माँ बाप नहीं जाने देते जी लड़की कहीं गायब हो जाएगी। फिर इनको इंडस्ट्रियल होम हमें बनाना पड़ा कि चलो जी तुम ये सीखो। कमीज़ कटिंग भी आ गई, पजामा कटिंग भी आ गई, सिलाई करना भी आ गया, और अभी सीख रही हैं। वेरी गुड। कंप्यूटर लैब हमारी ज़रूरत है। आज नेट की दुनिया से कौन नहीं कनेक्टेड है। डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं हमारे साथी उन लोगों को, तो ये भी हमारी नीड बन गई। अब हम इन सारी नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? डेफिनेटली ज़कात खैरात एक लिमिटेड आती है, तो अपने आप को सस्टेन करने के लिए मुझे सॉलिड वेस्ट पे काम करना पड़ा। जैसे खुद ही के इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरा पाकिस्तान फिर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये मॉडल हम आपका वहाँ पे पिच करें उन स्कूल्स में जाके जहाँ पे कि अभी तक आपका इस मॉडल का आइडिया ही नहीं लोगों, तो कल को उस प्रोग्राम के तहत अगर कोई स्कूल वालों को गाइडलाइन चाहिए या वो इस सिस्टम को समझना चाहें, तो हम क्या उनको आपके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल, बिला झिझक, बगैर सोचे समझे मेरे से रब्ता करवा दें लोगों को। भाई कूड़ा ही उठाना है, हिम्मत ले आए, समझा मैं दूंगी, सारा मैकेनिज्म समझा दूंगी, कैसे कूड़ा उठाना है, कैसे सेग्रीगेट करना है, कौन सा स्कूलों को जाना है, कौन सा बिक जाना है। अब आपको यहाँ 2 तरह की कुर्सियाँ नजर आ रही हैं, जिस पे आप बैठे हैं और जिस पे वो बैठी हैं। ये खरीदी नहीं गई हैं। तो क्या है कि बहुत सा सामान हम खवातीन, मैं अपनी बात भी शामिल करूँ, बस इकट्ठा करती हैं, उनको यूज़ कोई नहीं करती है, अलमारियों में बंद है। मैं यकीन दिलाती हूँ जितने हमारे चारों सूबे ना, सिर्फ कराची और लाहौर के पोश एरियाज़ अपनी चीज़ें निकालना शुरू कर रहे हैं ना, सारी जगह भर जाएगी इन चीज़ों से, इस्तेमाल से। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे अतिया नासिर साहिबा बैठी हुई हैं, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल है। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये एक NGO है जो कि आबरू के नाम से है। हम यहाँ पे 5000 से ज़ायद यतीम, गरीब और मुस्तहिक बच्चों को बिल्कुल मुफ्त तालीम दे रहे हैं, जिनमें कि हमारे पास जो 200 के करीब औरफन हैं जिनको हम बिल्कुल मतलब फ्री तालीम दे रहे हैं। और हमने एक मंसूबा भी स्टार्ट किया है जो कि है आबरू पीस होम के नाम से, जहाँ पे हमारे पास 200 से ज़ायद बच्चे रिहाइशगाह हैं। जो पूरी बिल्डिंग जी, ये बिल्कुल जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये ऑर्फनेज की है। इसी के साथ हमारे यहाँ पे जो स्कूलिंग है वो नर्सरी टू 10 है। हम बच्चों को नर्सरी टू 10 तक यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, और एक इंग्लिश मीडियम उन्हें जो कोर्स है वो पढ़ा रहे हैं। और ये को एजुकेशन है आपका? नो सर, ये को नहीं है। आप देखेंगे जैसे कि हमारी जो नर्सरी से 2 प्राइमरी विंग अलग है, 3 to 10 गर्ल्स अलग है, और 3 to 10 बॉयज़ की बिल्डिंग भी हमारी अलग है जी। और इसी के साथ यहाँ पे हम इसी के साथ हिफ्स का शोबा भी है, जहाँ पे दुनियावी तालीम तो देना ज़रूरी है, बट दीन भी हमारे लिए एक मैटर करता है। हम अपने बच्चों को दीन के साथ दुनिया की भी तालीम दे रहे होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे एक हिफ्स का शोबा भी स्टार्ट किया है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास 5 ईयर से कंटिन्यू है, और यहाँ पे हमारे 2 बैच हिफ्स क्लियर कर जा चुके हैं। बेसिकली हमारी 11 ब्रांचेज़ हैं। 11 ब्रांचेज़ हैं, इसके अलावा सारी की सारी लाहौर में ही हैं? नहीं सर, आउट ऑफ सिटी में है, जैसे कि वाह कैंट में हमारी ब्रांच है, सरगोदा में हमारी ब्रांच है, लाहौर के डिफरेंट एरिया है, बागड़ियाँ है, जौहर टाउन है, बाबडा टाउन के करीब। देखा आपकी कोई लाइब्रेरी भी बड़ी? जी सर, बिल्कुल हमारी एक लाइब्रेरी है। वहाँ पे हमने वो स्टूडेंट्स के लिए तो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है ही है, और इसी के साथ वो एक पब्लिक लाइब्रेरी भी है। हम लोगों को भी कहते हैं कि इससे अफादा उठाएं, तो बाहर के भी जो लोग हैं वो भी उसे यूज़ करते हैं, मतलब उधर उसमें से बुक्स वगैरह पढ़ना। ठीक हो गया।
क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? माय नेम इज शहजाद अली। शहजाद अली। शहजाद अली, वेरी गुड। तो शहजाद क्या पढ़ रहे हैं आप अभी? मैं पढ़ रहा हूँ शेफ स्टीफन। अच्छा, इस स्टोरी में क्या है? वो इसमें अपने दोस्तों को बुलाता है और अपने शेफ बनता है और उनको पिज़्ज़ा बना के देता है। और फिर पिज़्ज़ा खाते भी है सब? वो सब कहते हैं कि ये तो उससे बना, ब्रेड से पिज़्ज़ा बना और ये इस पर आपने क्या क्या लगाया, ये नहीं हम लोग खाएंगे। और बाद में उसने खुद बना के खाया और उनको टेस्ट करवाया तो बहुत अच्छा लगा उनको। वेरी गुड, शाबाश। आबरू स्टूडियो, जी, आबरू स्टूडियो वो क्या जी? सर उसमें इस तरीके से है, जैसे आपको पता है हमारा स्कूल एक डोनेशन बेस है, तो हमें डोनेट में बहुत से कपड़े या कुछ भी शूज़, बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बहुत सी ऐसी चीज़ आती हैं जो गुड कंडीशन में होती हैं। तो बेसिकली वो हमारी एक गुड फेयर प्राइस शॉप आप उसे कह सकते हैं, हम उसे वहाँ पे रखते हैं और लोगों को वहाँ पे कपड़े भी रेंट पे दे रहे होते हैं और लोग एक लोअर चीप प्राइस पे वहाँ से चीज़ें परचेज़ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे स्टूडेंट्स को उसकी नीड नहीं है तो देन हम उसको सेल में डाल देते हैं। उससे भी जो हमें सेल से पैसे आते हैं वो हमारे बच्चों की एजुकेशन में ही यूज़ होते हैं। मैम, फ्यूचर प्लान्स क्या? हमारे फ्यूचर प्लान्स में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम हैं। एक, अच्छी तरबियत। मैं अब भी ख्वाब की दुनिया में रहती हूँ कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो चबूतरा था, वहाँ लोग पढ़ते थे, पूरी दुनिया पे छाए। मैं चाहती हूँ मैं एक ऐसी टीम डेवलप करूँ उसातिज़ा की जिनके अंदर अपनी खुदी को पहचानने की सलाहियत हो, और फिर जब वो निकलेंगे ना तो फिर कोई हिस्सा नहीं है जो खाली रहे। आप फिर प्लानिंग क्या कर रही हैं? जी, प्लानिंग में हमारी ये है कि हम अपने मुल्क के वो तमाम लोग जो कि अपनी अपनी जगहों पे बेहतरीन कारकर्दगी कर रहे हैं उनको इनवाइट करते हैं। उनकी सोच, उनकी तरबियत, उनके तजर्बात से अपने स्टाफ को ट्रेन करवा रहे हैं। उनको बुलाते हैं तो उसमें कोई रिलीजियस स्कॉलर्स भी स्कॉलर्स भी आते हैं हमारे पास, आम जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले भी आते हैं हमारे पास, फैशनेबल लोग भी आते हैं, ये नहीं कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन, आप अगर माइनस कर दें अपनी पर्सनैलिटी को और माइनस मैडम रूबीना के बाद आबरू स्कूल कहाँ पे खड़ा होगा? इंशाल्लाह आबरू स्कूल इससे आगे खड़ा होगा। आगे खड़ा होगा। आपने अपने नेक्स्ट विजन तैयार कर जी लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। रूबीना यहाँ नहीं भी होगी ना, इंशाल्लाह ताला ये खैर चलेगा।